चलिए, कल तक हम पहुंच चुके थे कल हम जान चुके थे कि इफ यू वांट टू बिकम अ ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट, अगर आपको सच में अपने हीलिंग आर्ट का सच्चा प्रैक्टिशनर बनना है तो आपको एफोरिज्म 3 के हिसाब से चलना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको नॉलेज ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ ड्रग, नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल, नॉलेज ऑफ रिपीटिशन, नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन, नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल, नॉलेज ऑफ डाइट एंड रेजिमेंट, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और जब ये सब हो जाएगा तो एक बहुत बड़ी चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत बड़ी चीज। वो क्या है? ही इज लाइक वाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। दैट मीन्स आपको हेल्थ को प्रिजर्व करके रखने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है। तो यहां तक एक बात हो गई थी। अब एफोरिज्म 5 की बात हो रही है। और पूरे ऑर्गेनन में जब भी एफोरिज्म्स के इंपॉर्टेंस की बात आएगी, पूरे ऑर्गेनन में जब जब कहीं एफोरिज्म के इंपॉर्टेंस की बात आएगी कि भाई पूरे ऑर्गेनन का सबसे बढ़िया एफोरिज्म कौन है। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग गुरु भाई। तो पूरे ऑर्गेनन का सबसे बढ़िया एफोरिज्म कौन है? सबसे बेहतर एफोरिज्म, सबसे बढ़िया एफोरिज्म पूरे ऑर्गेनन का वो एफोरिज्म 5 है। नमस्ते ऋषा मैम। एफोरिज्म 5 एक ऐसा एफोरिज्म है जिसे हम हर दिन अपनी क्लिनिक पे प्रैक्टिस करते हैं। देखो, हम सब डॉक्टर हैं और हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? हम बीमार इंसान से मिलते हैं। सबसे पहला काम हमारा है कि हम किसी बीमार इंसान से मिलते हैं। दैट मीन्स बीमारी को समझना हमारा सबसे पहला काम है। तो पूरे ऑर्गेनन में सबसे पहली बार हनीमैन साहब ने बीमारी को डिफ्रेंशिएट किया और कहा कि आप डॉक्टर हो तो आपकी जिंदगी में मरीज आपसे मिलेगा तो दो ही तरह की बीमारी लेके मिलेगा। एक या तो अक्यूट बीमारी लेके मिलेगा या तो क्रॉनिक बीमारी लेके मिलेगा। ठीक है, और कोई फेज लेके नहीं आएगा। अक्यूट को भी अलग से मैं यही डिवाइड कर दूंगा, क्रॉनिक को भी मैं यही डिवाइड कर दूंगा। बट केवल हम एफोरिज्म 5 की बात करें तो एफोरिज्म 5 में यह बोला गया कि आपको जो ठीक करना है, आपका जो मिशन है, जिसके लिए आपने तैयारी करी है, वो तैयारी को आप जब मरीज से मिलोगे तो दो पार्ट में डिवाइड करोगे। ठीक है, आप अपने बीमारी को दो पार्ट में डिवाइड करोगे जब भी आप पेशेंट को देखोगे। और यही मेजर डिफरेंशिएशन है, यही आपको करना है। आपको अक्यूट और क्रॉनिक के फॉर्म में बीमारी को देखना है, सबसे पहला काम यही है। और इसको अली साहब ने सबसे पहले ही बता दिया, कहा देखो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि अगर आप किसी पेशेंट को देखते हो, आपसे कोई बंदा मिलने आता है, कोई मरीज है आपके पास, तो मरीज की बीमारी को डिफरेंशिएट करनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले जब भी कोई पेशेंट आएगा, मान लीजिए मरीज है आपके पास आया है इलाज के लिए, ठीक, ये एफोरिज्म 5 की बात कर रहे हैं हम लोग, एफोरिज्म 5 की बात कर रहे हैं। ये कोई मरीज है आपको दिखाने आया है, तो सबसे पहले एज ए फिजिशियन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसा कि हरिवंश साहब ने एफोरिज्म 3 में बोला। क्या बोला? एफोरिज्म 3 में क्या बोला? क्या बोला बताइए? इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीजेस, बीमारी में क्या ठीक करना है। ठीक है, तो उसी को पांचवें एफोरिज्म में हरिवंश साहब और एक्सप्लेन करके बोल रहे हैं कि आपके पास ये मरीज आता है तो आपको पहले मरीज को डिफरेंशिएट करना है कि वो मरीज आखिर आपके पास किस तरह के कंप्लेन लेके आया है। हमेशा मरीज बीमारी लेके आएगा, जब बीमारी लेके आएगा तो आपकी पहले जिम्मेदारी बनती है कि आप मरीज को डिफरेंशिएट करो कि भाई ये मरीज एक्यूट डिजीज लेके आया है या क्रॉनिक डिजीज लेके आया है। ये पहली जिम्मेदारी है। हर बार आप भी देखो ना, आप भी आज क्लिनिक से आए होंगे ना, आप लोग क्लिनिक, बहुत सारे प्रैक्टिस में क्लिनिक गए होंगे, क्लिनिक से घर आए होंगे, तो आप सोच के देखो आपके पास क्रॉनिक मरीज आया कि एक्यूट आया?
खुद ही, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन हो जाता है सबसे पहले। तो क्रॉनिक अक्यूट, अब पहला काम आपका यही है कि आप अपने मरीज को इस 2 पार्ट में डिवाइड करो, क्रॉनिक अक्यूट। जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो या तो आपके पास मरीज क्रॉनिक बीमारी लेके आएगा, या तो आपके पास मरीज अक्यूट बीमारी लेके आएगा। अब आपको मरीज हैंडल करना है थ्रू आउट द लाइफ सर, पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी आपको इस एफोरिज्म को फॉलो करना है, मरते दम तक। आप मरीज, आप मर रहे होंगे ना तभी मरीज कहा है अक्यूट या क्रॉनिक, अच्छा अक्यूट है, चलो अक्यूट है तो ये हैंडल करना है। तो यहाँ पे जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं आप लोगों को, यहाँ पे हनीमैन साहब ने जिस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी आपको यही पॉइंट पे प्रिस्क्रिप्शन देना है। तो इसको तो अपने जेनेटिक्स का पार्ट बना लीजिए, आप अपने जीन्स में घुसा लीजिए कि हम एक्यूट लेके आया है, तो व्हाट इज द होम्योपैथिक अप्रोच ऑफ एक्यूट डिजीजेस, what will be the chronic approach of patient as per homeopathic prescription। तो आपको ये जानना है, आपको ये जानना है कि भाई अक्यूट बीमारी का होम्योपैथिक अप्रोच क्या है और क्रॉनिक बीमारी का होम्योपैथिक अप्रोच क्या है। तो पहले आपको अक्यूट और क्रॉनिक समझना है, एक एक को लेके बढ़ेंगे हम आगे। मान लेते चलिए लेके बढ़ते सबसे पहले हम अक्यूट, ये पहले 2 पॉइंट यही करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक, आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो अब आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए, आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि मेरा मरीज अक्यूट बीमारी से सफर कर रहा है। तो पहले तो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एक्यूट बीमारी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये कहां बोला, 73 में। एक्यूट बीमारी है क्या, आती है तो कैसे आती है, और आती है तो क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 लेके चलते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन लेके चलते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास बंदा अक्यूट पैथोलॉजी लेके आता है, तो एज पर एफोरिज्म नंबर 5 या एज पर होम्योपैथी आपको क्या करना, ठीक है। सबसे पहले तो अब याद रखिएगा, जब जब बीमारी की बात आएगी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एफोरिज्म है, पूरा का पूरा होम्योपैथी इधर है। तो ध्यान से बेसिक चीजों पे अपना ध्यान केंद्रित करते हुए समझिएगा। बीमारी है, अक्यूट पैथोलॉजी है, तो अक्यूट पैथोलॉजी का क्या होगा, एक कॉज होगा। याद रखिएगा, बिना कारण दुनिया में कुछ नहीं। अक्यूट फेब्राइल कंडीशन है, उसका भी कॉज है, और कॉज है तो उस कॉज का क्या है, इफेक्ट है। कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन आता है, पैथोलॉजी आई कोई भी, उस पैथोलॉजी का आप कोई भी नाम ले लो, आपने एक्यूट नाम ले लिया, आपने क्रॉनिक नाम ले लिया, चलो आपने पेंडेमिक नाम ले लिया, एपिडेमिक नाम ले लिया, आपने डायबिटीज नाम ले लिया, आपने बीपी नाम ले लिया, आपने कोई सिंड्रोम नाम ले लिया, आपने पीसीओडी नाम ले लिया, कोई भी बीमारी का नाम लोगे, चाहे बीमारी अक्यूट हो या क्रॉनिक हो, बीमारी हमेशा कॉज की वजह से होगी, और वो कारण जो होगा बीमारी का, वो इफेक्ट के फॉर्म में आपको दिखाया जा रहा होगा। तो आपके पास कोई मरीज आ रहा है, आप पहले उस मरीज के कॉज को देखने की कोशिश करिए। कॉज आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो इफेक्ट देखिए, इफेक्ट उस कॉज को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका बेसिक प्रोसीजर होना चाहिए हर बीमारी में। अगर आप ये बेसिक प्रोसीजर फॉलो करते हो, देन यू आर एबल टू ट्रीट, देन यू बिकम अ ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट। सिंपल है भैया, आपको इस बात का ख्याल रखना है। ऐसे ही सेम क्रॉनिक में रखना है, क्रॉनिक में जाइएगा तो कॉज देखिएगा, तो एक्यूट के कॉज को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया दोस्तों, और आपको ध्यान बस यही केंद्रित करना है, अच्छी बात है। क्रॉनिक के कॉज को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया, आपको वहां पे ध्यान देके समझना है कि भाई वो कौन से कॉज है जो इस बीमारी का कारण है। कोई मटेरियल कॉज नहीं दिख रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको कॉज जाके छांक के देखना ही। बॉडी सिस्टमेटिकली हर चीज आपको दिखाने की कोशिश करेगी।
ठीक है, तो अक्यूट कॉज, पहले एक्यूट बीमारी पे फोकस करेंगे, देन वी गो थ्रू क्रॉनिक। लेकिन चाहे बीमारी अक्यूट हो, चाहे बीमारी क्रॉनिक हो, चाहे बीमारी दाने के फॉर्म में हो, चाहे बीमारी डायरिया के फॉर्म में हो, बिना कारण कुछ नहीं होने वाला है, इसको अपने दिमाग में आज ही बिठा लीजिएगा। क्योंकि हनीमैन साहब वेरी क्लियरली, वेरी क्लियरली एफर्जम 189 में कहते हैं कि अगर बीमारी छोटी हो या बड़ी, बाहर से अगर वो बीमारी नहीं हो रही है एट द फॉर्म ऑफ इंजरी, तो उस बीमारी का अपना एक कारण है, आपको उस कारण को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए पहले उस, क्योंकि देखिए बीमारी है तो क्या है, कारण है, बीमारी है तो क्या है, इफेक्ट है। तो कॉज और इफेक्ट, ये दो चीज बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास कोई पैथोलॉजी आई है, तो उस पैथोलॉजी में आपको ये दो चीज को खोजना है। आपका काम यही दो है, उस पैथोलॉजी का कारण खोजना और उस पैथोलॉजी का इफेक्ट खोजना, मतलब बीमारी अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है। यही दो काम है। ये दो जिस दिन मिल गया उस दिन आपकी दवाई मिल जाएगी, क्योंकि क्या कहते हैं, सी सेट इफेक्टस, सी सेट कॉजा। याद करिए, हनीमैन सर ने कहा। लेकिन लेकिन डॉक्टर डॉक्टर हिप्पोक्रेट ने क्या कहा, बोलिए क्या कहा, क्या कहा बोलिए, अरे बाप रे, ट्रीट द कॉज, टोले कॉजम। ये बाबा रे, बहुत मार खाएंगे आप लोग, इतना जान लीजिए, क्योंकि इतनी बेहतरीन बातें आपके दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए। कुछ बहुत बेहतरीन बातें हैं, और इसमें हम्बल रिक्वेस्ट कि वो सारी बेहतरीन बातें आपको जाननी है। जब आप मेडिसिन का नियम पढ़ेंगे, जब आप लॉ ऑफ मेडिसिन पढ़ेंगे, तो लॉ ऑफ मेडिसिन में कहा गया टोले कॉजम, आइडियल प्रिस्क्रिप्शन, किसी भी दवाई को आइडियली प्रिस्क्राइब करने के तीन गोल्डन नियम दिए गए। पहला दिया गया विस मेडी मिट्रिक्स, मतलब मरीज को डू नॉट, प्लीज डू नॉट हार्म द पेशेंट। दूसरा दिया गया ट्रीट द कॉज, और तीसरा दिया गया ट्रीट द पेशेंट एज पर द लॉ ऑफ नेचर। ये मेडिसिन के तीन नियम है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। कभी भी दवाई को अगर आपको प्रैक्टिस करना है, मेडिसिन प्रैक्टिस करनी है, तो मेडिसिन प्रैक्टिस करने के अपने कुछ नियम हैं। अगर आप उस नियम से मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप चीजों को, एक सेकंड रुकिए मैं निकाल लूं, ये रहा, देखिए। ये देखिए, देखिए मेडिसिन प्रैक्टिस करने के तीन नियम हैं। देखिए शुरुआत में ये जो हम लोगों का टाइम है, इस टाइम में हमको बेसिक बहुत, आपको बहुत क्लियरली समझ में आती है, क्योंकि यहीं से हनीमैन साहब ने चीजों को लिंक किया हुआ है। देखिए द थ्री लॉ ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन प्रैक्टिस करने के तीन नियम। पहला क्या है, प्राइमा नॉर नॉरिस। अक्सर करके इसके ट्रेसेस हमें ऑर्गेनल में दिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, प्लीज, फर्स्टली बोला कि फर्स्टली डू नॉट हार्म द पेशेंट, मरीज का नुकसान नहीं होना चाहिए आपके प्रोसेस के दौरान। और आप बताओ सर, मरीज का नुकसान कब नहीं होगा, आप बताओ, जब आपको उसकी बीमारी के बारे में पता होगा। अगर आपने एफर्जन 3 का नॉलेज अच्छे से गेन किया हुआ है, आपने एफर्जन 3 में जो जो मिशन, जो जो इंडिकेशन आपके लिए लिखे हुए हैं, अगर आपको उसकी जानकारी हो जाएगी, आप कभी भी मरीज का नुकसान नहीं कर पाओगे। और मरीज की जानकारी आपके सहूलियत के हिसाब से, आपके साइंस के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स होम्योपैथिक अप्रोच में मरीज के पास, मरीज के लिए आपको जो जो नॉलेज है वो एकदम कॉन्क्रीट होना चाहिए। इफ एलोपैथी प्रैक्टिशनर, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका नॉलेज कैसा है। अभी मैं बात कर रहा था, एक सज्जन आए थे मेरे क्लिनिक पे, तो हम बैठ के उनसे बात कर रहे थे, तो पता चला एक हमारे सीनियर थे, उनका देहांत हो गया था।
मैम अगर आपको पता हो, ऋचा मैम लोगों को पता होगा, एक हमारे सीनियर थे, सीनियर सर थे हमारे, एच.एन. सिंह, पता है मैम आपको? डॉक्टर एच.एन. सिंह, ये जी सर। प्रिंसिपल वाले नहीं, एच.एन. सिंह नहीं, अरे जो मैम पीएम पढ़ाते थे, क्या नाम था उनका? डी.एन. सिंह। एचएन सिंह, एचएन सिंह। हाँ, डॉक्टर एच.एन. सिंह, उनका एचएन एक्सीडेंट हुआ। सिंह। उनका एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में मिस डायग्नोसिस हुई, हुआ कि उनके कमर में चोट लगी है और वर्टिब्रा कमर का इधर उधर हुआ है, और पूरा का पूरा उस कमर के वर्टिब्रा और कमर के इंजरी का ध्यान मान के इलाज कराया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इंजरी उनके चेस्ट में हुई थी, उधर का वर्टिब्रा और उधर का जो है वो प्लूरा कहीं ना कहीं से अफेक्ट हुआ था, उधर किसी का ध्यान ही नहीं गया, और लास्ट में प्लूरल इफ्यूजन हुआ और बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हुए जिसकी वजह से उनका ध्यान था। ऐसा हमेशा होता है कि आपके मिस डायग्नोसिस से, आपके मिस इंटरप्रिटेशन से, आपके नॉलेज की कमी की वजह से अगर मरीज का नुकसान होता है, तो सबसे पहले हिप्पोक्रेट ने 3 नियम दिए कि फर्स्टली डू नॉट हार्म द पेशेंट। पहली चीज, आपको जो करना है करिए, मरीज का नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा मेडिसिन का नियम क्या कहता है? कहता है ट्रीट द कॉज, टॉले कॉजम। ये दूसरा नियम है मेडिसिन का, ट्रीट द कॉज। और तीसरा क्या है नियम? तीसरा क्या है? कि ट्रीट द पेशेंट एज पर लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम के हिसाब से मरीज को ठीक करिए, जिससे मरीज प्रॉपर तरीके से अपना हेल्थ को रिस्टोर करे। ये 3 नियम दिए गए हैं। आज बताओ, पूरे दुनिया में कोई ऐसी अकेली मेडिकल साइंस है जो तीनों नियम को फॉलो करती है? कौन है? नहीं सर। नहीं, मारेंगे तो आप फेंका जाओगे। केवल होम्योपैथी है। होम्योपैथी करती है ना। हाँ, होम्योपैथी। लगा था भांग सर थोड़ी होगी। आयुर्वेदिक की सर। अरे सर, इसको छोड़ के आपने कहा था किसने बोला इसको आयुर्वेदिक? इकलौती। किसने बोला आयुर्वेदिक? सर मैंने फिर भी। क्यों? बताओ, आयुर्वेदिक, कितने आयुर्वेदिक डॉक्टर को जानते हो जो आयुर्वेदा करते हैं? बीएमएस करके सब सब एलोपैथी मेडिसिन देते हैं। सारे के सारे एलोपैथ। सारे? तो यस और सर। उसके बाद अगर फॉलो करते भी होंगे ना बेटा, करते भी, देखो आयुर्वेदिक दवाइयां और होम्योपैथिक दवाइयां क्या हैं? दोनों दवाइयां हर्ब से बनती हैं। आयुर्वेदिक दवाई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ठीक करती है, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल डोज होता है। होम्योपैथिक दवाई सेम हर्ब है, लेकिन डायनेमिक है, इममटीरियल है। साइकोलॉजी। इममटीरियल है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्रॉनिक केस को ठीक करता है, जहां पे कॉज डायनेमिक नहीं होता है, कॉज मटीरियल नहीं है। मतलब जहां टिंचर तक जहां आता है सर। मटीरियल कॉज है बेटा, वहां वहां इसका इलाज है, और वहां वहां लोग ठीक होते हैं इससे। लेकिन जब कॉज डायनेमिक हो जाता है, जब कॉज आपके विल पे आता है, जब कॉज आपके मोरल पे आता है, जब कॉज आपके इंटेलेक्ट पे आता है, जब कॉज आपके डिल्यूजन पे आता है, उस समय कोई दवाई काम नहीं करती, और सीना ठोक के कहते हैं कि हर इमोशन की दवाई हमारे पास है। और यही हमारा प्राइड है, और यही हमारा ताकत है। रिवर्स सर, होम्योपैथी मतलब टिंचर के बराबर होता है ना वहां तक। हाँ, वो टिंचर तक आप आयुर्वेदिक को टिंचर तक इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि दिक्कत क्या है बेटा, परेशानी क्या है आज के सिनेरियो में, कि हम अभी भी विदेशी पैथी माने जाते हैं। अगर हम विदेशी पैथी नहीं माने जाते, तो शायद हमारा विकास और ज्यादा। मेरा एक बीच में याद आया होगा, मुझे जाना था साउथ कोरिया, ठीक है? वहां पे एग्जीबिशन था पूरे मेडिकल सिस्टम का। तो वहां पे इंडिया से होम्योपैथी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने अपना लेटर और सब भेजा था, सेलेक्ट भी हो गया था वहां पे। लेकिन हमारे इंडियन लोग वहां पे बोले कि नहीं, ये जो साइंस है ये जर्मनी की साइंस है, तो ट्रेडिशनल में इंडिया की तरफ से इसको कोई रिप्रेजेंट नहीं करेगा।
ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थे, ये प्रॉब्लम है। और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ देखो, हनीमैन साहब को बहुत नॉलेज था यार, उनको ज्ञान वेदों का था, उनको ज्ञान धर्म का था, उनको हर चीज का ज्ञान था। उन्होंने एक ऐसी कॉन्क्रीट साइंस दी जो साइंस अपने आप में कंप्लीट है। चूंकि लैक ऑफ नॉलेज है हमें अपने, देखो अब यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, कितने लोगों ने आपको पढ़ाया, आप पढ़ के निकले थे क्या कॉलेज में इसको, कि मेडिसिन के नियम होते हैं ये? और जब मेडिसिन के नियम ये हैं, तो ये नियम को पढ़ के हनीमैन साहब ने टोलेकॉज्म भी दिया है। और टोलेकॉज्म का मतलब क्या होता है? ट्रीट द कॉज। और कारण ठीक करने के लिए हनीमैन साहब ने कहा कि देखो, बिना कारण के तो बीमारी नहीं जाएगी। दैट मीन्स आपको उसके कारण को ठीक करना ही पड़ेगा। लेकिन कारण को ठीक करने के कई रास्ते हैं। एक तो हम उस इंसान में उसके कारण को ढूंढे मटीरियली, जो एलोपैथी करता है। वो जाएगा, कारण ढूंढेगा और कारण पे रिलेटेड टारगेटेड मेडिसिन देगा। क्योंकि कारण का नियत होता है छुपे रहना। याद रखना, कारण कभी भी दिखाने नहीं आता अपने आप को। कारण की नियति होती है छुपे रहना। कारण केवल एक ही फॉर्म में अपने आप को परिचय कराता है दुनिया से। वो फॉर्म क्या होता है? उसका मैनिफेस्टेशन। इफेक्ट, कारण और सिम्टम। आपने आपने डॉन इब्राहिम, क्या नाम है वो डॉन, कौन सा है जो दाऊद। डॉन है? दाऊद। दाऊद। दाऊद को देखा कहीं? लेकिन उसका इफेक्ट, तो जितने भी कारण होते हैं वो छुपे रहते हैं। उसका इफेक्ट बताता है कि कारण है। तो हनीमैन साहब ने कहा छोड़ो यार, उसको ढूंढने नहीं जाएंगे। हम आपको ऐसी चीज ढूंढने का एक विजन देंगे। अगर उस विजन को आपने समझ लिया तो उसको पकड़ के कारण का कनवा पकड़ के निकाल सकते हो वहां से। कारण को हटाने का एक एक ऐसा वंडरफुल विजन हनीमैन साहब ने दिया, जो पूरी दुनिया में नहीं सूझा किसी को। इफेक्ट और बराबर रेशनल सिम्टम। विजन था ये। कहा कुछ नहीं करना है, इफेक्ट को ठीक करो, कारण अपने आप ठीक हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आपको कॉज को ठीक करना है तो आप इफेक्ट को ठीक करो। और जहां कारण दिख रहा है, ये भी बोला ये, और जानते हो क्या बोला? बोला इट इज नॉट नेसेसरी टू से दैट। फुटनोट 4 में बोला कि ये जरूरी नहीं है किसी डॉक्टर को समझाना कि कारण आंखों के सामने है और दवाई देके ठीक कर रहा है। वो आंख में पत्थर घुस गया, पत्थर दिख रहा है यहाँ पे, क्या है? नहीं, हम सलीसिया देके निकालेंगे। हड्डी झूल गई है, टूटी हुई है, इसे झूल रही है, नहीं इसको जोड़ेंगे सिम्फाइटन देके। मारे खींच के मई पट से आपको। डॉक्टर साहब गधे हो का? अरे पहले जोड़ो फिर देना सिम्फाइटन। यहाँ खून फचफचा के निकल रहा है यहाँ से एकदम। अरे फचफचा के निकल रहा है, हेमरेजिक टेंडेंसी, फास्फोरस। ऐसा करने की हनीमैन साहब ने अनुमति नहीं दी। कहा अगर ये दिख रहा है भाई तो वहां पे कारण को ठीक करो। अगर नहीं दिख रहा है तो अपना दिमाग मत लगाओ, देखो ऑब्जर्व करो कि कारण कैसे दिख रहा है, और उस ट्रेसेस को पकड़ो और उसको कनेक्ट करो और रूट कॉज पे पहुंच जाओ। ठीक है, तो कारण तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे कुछ लोग आपको बरगलाएंगे, यार होम्योपैथी इफेक्ट ठीक करता है, इफेक्ट पकड़ने का, कारण नहीं पकड़ने का, मारिएगा उसको खींच के। कहिएगा भैया कारण तो पहले जरूरी है। हाँ, कारण को पकड़ने का तरीका कई हो सकता है, उसमें से एक तरीका हमने ऐड किया है, क्या है? इफेक्ट से कारण तक जाना। और हमेशा से रहा है। लेप्टोस्पायरोसिस का नाम सुना आप लोगों ने? एक बीमारी होती है लेप्टोस्पायरोसिस। हमेशा से ये कारण छुपा रहा है। इनक्यूबेशन पीरियड जानते हैं आप? इनक्यूबेशन पीरियड में किसी को पता चलता है कि हमको बीमारी हो गई है? बोलिए। तो वही फेज नो सर। है बीमारी के कारण का अंदर घुसने का। वो घुस गया भाई, ना तुम पकड़ इंक्यूबेशन पाए ना हम पकड़ पाए। पकड़े कैसे? पकड़े कैसे रे भाई? जब उसके सिम्टम। effects। और ये रैशनल है। इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? अंदर जाके अपने आप को ताकतवर बना दिया,
अब बता रहा है कि मैं हूं। मैनिफेस्ट करने के एसिम्प्टोमेटिक पीरियड, एसिम्प्टोमेटिक पीरियड। यस सर, यस सर, यस सर। तो हाउ दैट कॉज विल रिफ्लेक्ट, दैट मीन्स ये अंडरस्टूड है कि कारण अंदर रहेगा। देखो भाइयों, पांचवें एफर्जम पे इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, क्यों हो रही है? कि पांचवा बोलता है एक्यूट बीमारी का कारण क्या है? एक्साइटिंग कॉज है। और क्रॉनिक बीमारी का कारण क्या है? मेंटेनिंग कॉज है, फंडामेंटल कॉज है। तो क्रॉनिक बीमारी फंडामेंटल कॉज से होती है, एक्यूट बीमारी एक्साइटिंग कॉज से होती है। कोई जरूरी नहीं है सर मैम कि आपको एक्साइटिंग कॉज दिखे ही, कोई जरूरी नहीं है सर मैम कि आपको वो फंडामेंटल कॉज दिखे ही, लेकिन वो ट्रेसेस, वो इंसिडेंट्स, वो पर्टिकुलर्स जहां पे वो कारण दिखेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हमने उसको समझ लिया तो कारण को समझने की जरूरत है। जैसे एक फिल्म आई थी जिसमें विलन को पकड़ना था, अक्सर करके होता है विलन हीरो को बुलाना चाहता है, तो हीरो आ जाएगा, उसके लिए क्या करता है? मम्मी को किडनैप कर लेगा, गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लेगा, बेटी को किडनैप कर लेगा, कर लेगा। और करेगा तो हीरो चुपचाप वहां पहुंचेगा ही पहुंचेगा। कारण को निकल के आना ही पड़े। जाल बिछाते हैं। और जाल कैसे बिछाया जाता है? अच्छा, मीठा खाया है, ठीक है, कुछ नहीं, देखते हैं, शुगर चेक करते हैं, अगर डायबिटीज होगा तो दिख जाएगा। तो इफेक्ट कंफर्मेटरी हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? तो फिर इतना दिमाग क्यों लगाना? क्यों लगाना? क्यों सेल्स अननेसेसरी? देखो, इन्वेस्टिगेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। हमें कॉज का पता लगाना है, लेकिन मरीज के जान के कॉस्ट पे, मरीज के पेन के कॉस्ट पे। आज आप बताओ, आज एक डॉक्टर, आज मरीज एलोपैथिक डॉक्टर के पास क्यों नहीं आया? हम हमारे पास क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारे पास आएगा तो उस कारण का पता लगाने के बहाने हम अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। ठीक है? उस इन्वेस्टिगेशन में मरीज का 80% पैसा लग जाता है, इसीलिए मरीज डॉक्टर के पास जाने से कतराता है। और इससे नुकसान किसका होता है? इससे नुकसान उस पेशेंट का होता है, जब वो बुरी से बुरी कंडीशन में पहुंचता है, तब वो जाके कहीं अपने जांच या अपने अपने बीमारी का पता लगा पाता है, और तब तक बहुत देर हो चुका होता है। 90% पेशेंट, जानते हो, अभी भी आप लोगों को बताते हैं, अभी भी एक सर्वे कहता है, अभी भी मैक्सिमम पेशेंट अवेयर नहीं है अपनी बीमारी से, ना उनको अवेयर कराया जाता है। मैक्सिमम पेशेंट को लगता है डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर वाला लूट लेगा, वो ज्यादा पैसा ले लेगा। और ये होता है सर, जांच के नाम पे, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, कारण ढूंढने के नाम पे मरीज का नुकसान करते हैं। तो इफ यू वांट टू बिकम ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट, देन यू नो कि भाई कारण ढूंढने के क्या तरीके हैं। और अगर आप ऑर्गेनन प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे, समझोगे, जानोगे सर, तो कारण, ये जो एक्साइटिंग कॉज है वो कहां दिखेगा, ये जो मेंटेनिंग कॉज है वो कहां दिखेगा, कैसे एक्यूट बीमारी क्रॉनिक में बदलेगी, और कैसे क्रॉनिक बीमारी क्रॉनिक मियाज्म में बदलेगी, कैसे सोरा ट्रांसफॉर्म होगा साइकोसिस में, कैसे साइकोसिस ट्रांसफॉर्म होगा सिफिलिस में। आखिर वो ट्रांसफॉर्मेशन के वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, वो कौन कौन से लाइफ के फेज होंगे जो फेज मियाज्म को ब्लूम कर देंगे। दैट मीन्स कारण को डीपर 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 ऑर्गन तक लेके जाएंगे, वो सारी बातें आपको समझ आएगी ऑर्गेनन से। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सर कि दिस ऑर्गेनन की जर्नी विल बी अल्टीमेट जर्नी इन योर लाइफ। आपको एकदम सिस्टमेटिकली सब पता चलेगा, आपके सामने मरीज की जिंदगी खुली होगी। आज कहा ना, इफ ही नो द थिंग दैट डिरेज द हेल्थ, क्या है? कॉज ही तो है। एंड इफ यू नो हाउ टू रिमूव देम इन द पर्सन इन हेल्थ, ये क्या है? आज एक केस के बारे में बताते हैं।
एक पेशेंट आई हमारे पास इलाज कराने, 3 दिन से मरीज आ रही थी हमारे पास। तीसरी बार हम मिले उससे। एक पहले दिन उसने अपनी बेटी का इलाज कराया, दूसरे दिन उसने खुद की स्टिकिंग कराई, तीसरे दिन हमसे दवाई लेने आई। तो पूरे फेज में उसके जो मैनिफेस्टेशन होते हैं वो उसके इनर कॉज को बता रहे हैं। अब उसके लिए आपको उसके साथ बैठना पड़ा मुझे 1.5 घंटे कम से कम। 1.5 घंटे में पता चला कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की वजह से वो ऐसी हो गई है। वो एकदम एक्सक्लूसिव प्लेटिना दी गई उसको, क्योंकि उसके हस्बैंड का देहांत हो गया था। 3 महीने हुए, अक्टूबर में देहांत हुआ था, नई नई शादी हुई है और 2 बच्चे हैं उसके। बहुत ब्यूटीफुल लेडी है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल लेडी। देख के ग्रेस लगता है कि भाई इतनी सुंदर लड़की हो सकती है क्या। लेकिन अपने आप को कैरी करना एकदम वो एक्सक्लूसिव टू था ना, एग्जैक्टली था। उसके लाइफ के हर फेज में वो चीज दिख रही थी। फिर भी उसको, सोचो, प्लेटिना पैदा करना, बराइटा वराइटा की बात नहीं होती है। कभी भी बराइटा, कल्केरिया, ये लोग प्लेटिना नहीं पैदा कर पाए। वो पैदा भी हो गई ना प्लेटिना, तो प्लेटिना उन पे राज करेगी, ना कि वो प्लेटिना पे राज करेगी। अगर प्लेटिना पे कोई राज कर रहा है, प्लेटिना पे कोई राज कर रहा है, तो वो कैसा होगा? वीक पर्सनालिटी प्लेटिना पे राज कर सकती है? या तो बहुते बड़ा मैनिपुलेटिव इंसान होगा। देखो, प्लेटिना या तो लाइकोपोडियम के घर में पैदा होती है या तो औरम के घर में पैदा होती है। क्योंकि लाइकोपोडियम का होता है साम दाम दंड भेद सब लगा लेगा। तो उसके पिताजी को हमने लाइकोपोडियम दिया था, क्योंकि वो एकदम स्ट्रिक्ट, लाइकोपोडियम बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं अपने, और अपने बच्चों पे तो। कारण क्या था उसका? उसके एलिमेंट क्या थे? उसको दर्द था कि अभी मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे शादी करनी है, मुझे अपनी जिंदगी बसानी है, मुझे निकलना है बाहर। लेकिन मैं अगर बोल दूं तो लोग क्या सोचेंगे? तो बस उसको समझाया गया इतना कि डेथ क्या है, मृत्यु अटल सत्य है कि नहीं? अटल सत्य है। जो मर गया उसके लिए हम 2 साल बाद पापा से बोलेंगे, 3 साल बाद पापा से बोलेंगे, 2 दिन बाद पापा से बोलेंगे, वो जीवित होके आएगा। यथार्थ सत्य है कि वो नहीं है। और आज उसके लिए वो खुद कह रहे थे कि आज का टाइम मेरे लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि आज मेरी पहली बेटी 3 साल की है और दूसरी बेटी 3 महीने की है। तो अभी अगर किसी के साथ मैं अपनी लाइफ आगे लेके जाती हूँ तो बच्चियां पापा को याद नहीं रखेंगी, क्योंकि वो अभी तक तो पापा का इमेज ही नहीं आया है उनके दिमाग में। तो ये कौन सोच सकता है बताओ? एक इंटेलेक्चुअल रेमेडी के दिमाग में सब चल रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल इतना वन। डोमिनेशन है उस पे, इतना डोमिनेशन। और देखो, डोमिनेशन उस पे है कि हम बोलेंगे तो क्या होगा। उसको सफोकेशन हो रहा है उधर, फिर भी उधर रुकी हुई है प्लेटिना। क्यों? कि उससे ऊपर भी कोई है। समझ रहा? और वो साम दाम दंड भेद लगा के कौन रोका हुआ है? लाइकोपोडियम। और एक बहुत बात बताएं आप लोगों को, हमारी जिंदगी में जो भी होता है दोस्त, वो सब हमारे कर्मास होते हैं। यही एफोरिज्म मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, यही एफोरिज्म मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। सब कर्मास होते हैं हमारी लाइफ में, और हमारे कर्मास या तो अभी खराब हो रहे होते हैं या तो हमने पहले से खराब कर रखे होते हैं। उसी का रिजल्ट होता है। तो जब मैंने बहुत अच्छे से इवैल्यूएट किया तो मेरे दिमाग में आया, मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, दैट मीन्स ये मेरे कर्मा है। किसी और के साथ बुरा हो रहा है, ये उसका कर्मा है। क्योंकि बिना वो प्रीवियस और इंटरनल, याद करना, प्रीवियस और साइमल्टेनियस इंटरनल इल हेल्थ के बिना
कोई भी सिम्टम नहीं आता, कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं आता। तो अभी मैं उनके घर में इलाज कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उनका एक बेटा है, उसको भी एक्सीडेंट हो गया है, इज नॉट फिजिकली फिट। उनकी एक बेटी है, उनके साथ भी यही हो गया है। तो कहीं ना कहीं क्या है, याद करिए, ये जो सोरा है, ये जनरेशन टू जनरेशन आ रहा है। तो अपने बात अपने आप को देखो, अगर हमें थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, कहीं ना कहीं वो हमारे कर्मास हैं। कर्मास इन द फॉर्म ऑफ, जैसे अभी आजकल मुझे क्या होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे कमर में दर्द हो रहा है, तो ये मेरे कर्मास हैं। कर्मास क्या है, कैसे वाले, फिजिकल कर्मा, दिन भर बैठा रहना पड़ता है। क्या है ये मेरे कर्मास है। दिन उठे कमर में दर्द हो रहा है, कोई बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं भाई, ऑक्यूपेशनल कर्मास है ये, सोशल डोमेस्टिक रिलेशनशिप वाले कर्मास हैं। एवरीथिंग इज कर्मास, एंड दैट कर्मास इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ योर कॉज। ठीक, कॉज क्या है, मरीज को देखना है तो बैठना पड़ेगा तो कमर में दर्द होने वाला है। अब इसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सबके साथ है। तो आप ये सोच रहे हो कि बिना कारण को समझे आप बीमारी ठीक कर दोगे, क्योंकि होम्योपैथी में कहा गया है ट्रीट द इफेक्ट, इग्नोर द कॉज, ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी सिम्टम ठीक करते, कहा गया है सिम्टम नहीं इफेक्ट ठीक करती है, लेकिन इफेक्ट बिना कारण के नहीं होता है। कारण को ठीक करने के लिए, कारण को ठीक करने के लिए जो सबसे बेहतर तरीका है, सबसे साइंटिफिक तरीका है, उसके इफेक्ट को समझना, ना कि फर्जी में चीर फाड़ करके उसके अंदर से कारण निकालना। ये आपका हिट एंड ट्रायल है, क्योंकि वो अंदर छुपा हुआ है भाई। जो दिख रहा है उसको पकड़ने की कला ही कारण को ठीक करने की कला है। और ये हनीमैन साहब बोलते थे, सी सेट इफेक्टस, सी सेट कॉजा। समझ में आप लोगों को? हेलो सर ये जो, अंडरस्टैंड? हाँ आप लोग मेरी हाँ बात समझ समझ गया। पा रहे हो सर, मैम समझ पा रहे हो आप लोग? कारण 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 हटाना है, लेकिन कारण हटेगा कैसे भैया? इफेक्ट 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 खोजना है। ठीक है, यही सर बेसिक चीजें हैं जो आपको जाननी। तो चलिए आपको थोड़ा सा उस एफोरिज्म की जर्नी पे लेके जाते हैं, जहां पे हनीमैन साहब ने कहा कि देखो, यहाँ पे ना दो डबल डबल लोग आपको डबल डबल चीजें समझाएंगे। अगर आपको ऑर्गेनन का नॉलेज नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्या, अरे कुछ नहीं करना है, इफेक्ट तो हटाना है, अरे कुछ नहीं करना है, सिम्टम तो हटाना है, ये गधे लोग बोल देंगे आप। भैया सिम्टम हटाना है, लेकिन आपको ये भी जानना है कि कारण के बिना सिम्टम नहीं है। ये तो हमारे पापा ने कह दिया। हमारे पापा कौन? हमारे पापा कौन? हिपोक्रेट। ये हम सबके पापा हैं। होम्योपैथी के भी बाबूजी कौन है? हिपोक्रेट। हिपोक्रेट ने कहा कि कारण को ठीक करो। हनी में सबने ऐड किया कि ठीक है हम कारण को ठीक करेंगे, लेकिन हम फर्जी का कारण नहीं ढूंढेंगे, हाइपोथेसिस और स्पेकुलेशन में नहीं जाएंगे। पहला एफर्ट याद है ना, फर्जी का जाके उसके अंदर चीड़े फाड़ेंगे नहीं, फर्जी का जाके हम उसका कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी नहीं करेंगे कि हाँ हम कीमोथेरेपी करके कारण ठीक कर रहे हैं ना। कारण को सबसे अच्छे से समझने का तरीका है उसका मैनिफेस्टेशन। तो हम आपको मैनिफेस्टेशन पकड़ना सिखाएंगे, और मैनिफेस्टेशन को ठीक करेंगे कैसे? कैसे? नेचुरल तरीका से। कैसे? मान लीजिए आपके घर में एक तो सांप घुस गया है, अब उसको हटाने के लिए आप डंडा मारिए, पीटिए, या उस कुछ कुछ ऐसा करेंगे, और मिल नहीं रहा है और डीपर जा रहा है, आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बड़ा सा सांप छोड़ देना है। नेचुरल तरीका है। बड़ा सा सांप छोड़ेंगे तो क्या होगा? छोटा सांप अपने आप भाग लेगा, और बड़ा सांप आपका मित्र है, ओ दवाई बंद, सांप बंद, ओके बाहर। कितना इजी है, कितना इजी है, रैशनल है। कहा ऐसे हम बता देंगे कारण, क्योंकि वो जो छोटा कारण था उसको ठीक करने के लिए आर्टिफिशियली हमने बड़ा कारण दे दिया। क्योंकि प्रकृति में ऐसा होता है कि जब वह कोई कोई बड़ी चीज आती है तो उसी के जैसी छोटी चीज का वजूद खत्म। अरे भैया आप दीपक जलाते हो ना जी, जैसे ही सूरज उगता है आपके दीपक का कोई वैल्यू रहता है?
सिंपल नेचुरल तरीका है। और अगर यही तरीका हमारे इलाज पे लागू हो जाए तो ये तो नेचर का तरीका है ना, तो ठीक कैसे नहीं होगा वो? तो हनीमैन साहब ने कारण को हटाने का बड़ा बेहतर तरीका बताया भाइयों, और ये हमारी आपकी पहचान है। और प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आपको अपनी ताकत समझनी है, जाननी है। जैसा अक्सर भीरू भाई कहते हैं कि का चुप साध रहा बलवाना। किसके लिए बोला हो भीरू भाई? किसने किसको बोला? लगता है भीरू भाई नहीं है। तो जामवंत ने हनुमान को बोला था, जब हनुमान चुपचाप वहां बैठे थे और उनको लगता था कि हम क्या कर लेंगे, तो क्या बोला? अरे सब तेरे अंदर है भाई, पहले तो अपनी शक्ति को पहचान लो तुम कि तुम हो क्या। और जिस दिन आप अपनी शक्ति पहचान लोगे, जिस दिन आप रिकॉग्नाइज कर लोगे कि हु यू आर, आपके हाथ में है क्या। अक्सर मैं कहता हूं सोने का गुल्लक है और चिल्लर बटोर रहे हैं हम लोग, हमें पता ही नहीं कि हमारी वैल्यू क्या है। आपसे अच्छा रैशनल तरीका बीमारी हटाने का किसी के पास नहीं है। हाँ, बीमारी बोल रहे हैं। इलाज के दो रास्ते होते हैं, एक ट्रीटमेंट होता है और एक मैनेजमेंट होता है, और एक सर्जरी होती है। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट मेडिसिन से, और सर्जरी। सर्जरी एक अलग फील्ड है, एलोपैथिक सिस्टम सर्जरी नहीं है। जब जब मेडिसिन की बात आएगी, जब जब वो सारी बीमारियां जिसमें दवाई का रोल होगा, उसमें सबसे ऊपर आप हैं। मैनेजमेंट आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। अब किसी का बीपी बढ़ गया है तो मैनेजमेंट करना पड़ेगा, किसी का शुगर डाउन हो गया है ड्रिप लगानी पड़ेगी, किसी को ऑक्सीजन नहीं जा रहा लंग्स में प्रॉपर तरीके से तो पहले आपको आर्टिफिशियली ऑक्सीजन देना पड़ेगा। ये इलाज नहीं है, ये मैनेजमेंट है। और इससे अपने आप को डिप्रेशन में लेके कभी मत जाइएगा। जब जब दवाई की बात आई कि चल सारा एलोपैथिक मैनेजमेंट दोनों के लिए बराबर कर देते हैं, तू दवाई से ठीक कर अपना, मैं दवाई से अपना ठीक करता हूं, जीतेंगे आपकी। लिख के ले लीजिए, सारा मैनेजमेंट उनका, रेमेडी आपकी। और इसको चरितार्थ कर चुके हैं हम लोग कई जगह, जैसे कि अभी चरितार्थ हुआ है कहां पे? आगरा में, सॉरी गोरखपुर में, जापानीज इंसेफेलाइटिस। जापानी इंसेफेलाइटिस में सबसे ज्यादा हमारी मेडिसिन ने ठीक किया और उनको मानना पड़ा। क्यों आप लोग पीछे हैं? क्या खींचता आपको? आपको सर आपके साइंस का कॉन्क्रीट नॉलेज नहीं है सर, और इस तरह की क्लासेस भी नहीं होती हैं जो आपको आपके साइंस के बारे में परिचय कराए कम से कम। और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इस तरह की क्लास को समझें। ये बेसिक पढ़ाई है, ये बेसिक न्यू है, इस पे आपका बुर्ज खलीफा खड़ा होगा। ठीक है, ये फाउंडेशन है। तो आपको आपकी फाउंडेशन का नॉलेज पहले होना चाहिए ना। आपको पता तो हो कि कलकेरिया, आपकी कलकेरिया होता क्या है, क्यों कलकेरिया ऐसा होता है, बोराइटा क्यों ऐसा होता है, आखिर इस तरह के इलाज में हमें क्या करना चाहिए। बीएचएमएस मैनेजमेंट कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? कहां लिखा है, कौन से में लिखा है? जाइए आप और जाके आगरा में जाइएगा, डॉक्टर गुप्ता सर के क्लिनिक और अस्पताल में जाके देख लीजिएगा क्या होता है वहां। आप भी कर सकते हैं सर, हम भी कर सकते हैं। किसी ने नहीं कहा पैलिएशन है मैनेजमेंट ना, मैनेजमेंट पैलिएशन नहीं है कभी भी। किसी को ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन दे रहे हैं, पैलिएशन है। किसी का ग्लूकोज कम हो गया है, ग्लूकोज दे रहे हैं, पैलिएशन है। सपोर्टिव है ना, ब्लड बिल्कुल सपोर्टिव है। नहीं है, अब उसका ब्लड 0.3 या 1 या 2, हीमोग्लोबिन 3 है, वो अब मर जाएगा। इमीडिएट उसकी जान बचाना पैलिएशन है। पैलिएशन के मायने बदल जाते हैं जब आपके पास
मरीज की सिचुएशन कैसी है वो डिसाइड करता है कि वहां पे पैलिएशन रैशनल है कि नहीं। तो प्लीज पैलिएशन भी करना पड़ता है, सपरेशन भी करना पड़ता है, क्यूर भी करना पड़ता है, वो सिचुएशन डिसाइड करती है। और ये बात ऑर्गेनन में लिखा है। तो ऑर्गेनन को रेशनलाइज करिए ना। हाँ, पैलिएशन वहां करना है, मैनेजमेंट स्किन पे कुछ लगवा रहे हैं। अब किसी का हीमोग्लोबिन बिल्कुल डाउन हो गया है, किसी के सोडियम ही नहीं है उसके, अब उसका सेंसोरियम बिगड़ गया है एकदम, वो आऊं बाऊं सब बोल रहा है। ऐसे में आप नेट्रोम्यूल खिलाते रहिए। जब ऑप्टिमम मार्क में सोडियम ही नहीं है तो क्या आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी? और करती भी है तो किस कॉस्ट पे करेगी? तो पहले तो आपको आपके शरीर के रिक्वायरमेंट को अप टू द मार्क रखना है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के समझाते हैं जो बहुत देसी है, बहुत देसी है। क्या है? लगता है, अगर आपको ये लगता है कि आपकी बीमारी, मेरे किसी पेशेंट को अगर ये मरीज है, ये मरीज अगर बीमार हुआ है तो इसको खाली दवाई चाहिए, खाली मेडिसिन से ठीक कर देंगे, तो ये आप रॉन्ग ट्रैक पे हो। मरीज केवल दवाई से ठीक नहीं होता, दवाई एक रास्ता है, दवाई ही रास्ता नहीं। इस बात को आप जितनी जल्दी अपने जहन में उतार लेंगे उतना ही आपसे कम गलती होगी। दवाई भी एक रास्ता है, दवाई ही रास्ता नहीं। मैं बार बार कहता हूं, फर्स्ट ईयर से कहता हूं ये बात, शुरुआत से ये बात कहता हूं। क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हमें बताया गया कि अगर तुमको स्वस्थ रहना है, अगर तुमको हेल्दी रहना है तो क्या करना पड़ेगा? दुआ, दवा, खान पान, रहन सहन। क्या आपको दवा, दुआ, खान पान, रहन सहन, ये सारी चीजें सही करनी पड़ती है। और इन सारी चीजों को हर में एफोरिज्म वाइज बताया गया। ये कंप्लीट पैकेज है। आपकी दवाई बहुत बढ़िया हो, दुआ का मतलब होता है कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम इलाज कराने जा रहे हैं और हमको पता है कि ये ठीक कर देंगे, एक्सेप्टेंस। दूसरा क्या है? दवा एक रास्ता है, खान पान, रहन सहन। किसी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, बात विचार, बहुत बढ़िया, आचार विचार, आचार विचार, या बात विचार, आचार विचार। और ये बचपन से हमें नहीं सिखाया जाता है क्या? अब आप खूब अच्छी दवाई दे रहे हो सर, आपका खान पान गड़बड़ है, क्या मरीज ठीक हो पाएगा? आप खूब अच्छी दवाई दे रहे हो, उसका लाइफस्टाइल ही गड़बड़ है, क्या मरीज ठीक हो पाएगा? तो मरीज के ठीक होने के अपने कुछ रास्ते होते, और ये केवल और केवल दवाई से नहीं, मैनेजमेंट। और प्लीज अगर आपको ये लगता है कि एलोपैथी होम्योपैथी मैनेजमेंट नहीं कर पाता है तो ये गलत है। कहीं नहीं लिखा है आपकी किताब में कि आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते, अब तो कर सकते हैं मैनेजमेंट। और अब तो लॉ भी आ गया है, होम्योपैथिक डॉक्टर डिलीवरी भी करा सकता है, ये सब कुछ कर सकता है, क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है ऐसा। बॉस कॉलेज में इमरजेंसी भी बनी हुई है, क्या कह रहे हो आईपीडी बेटा? वगैरह सब कुछ है। क्या कह रहे हो? कह रहा बॉस कॉलेज में इमरजेंसी आईपीडी सब कुछ है यहाँ, अपने यहाँ हर जगह। डेफिनेटली ब्रदर, ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए। तो आप अपनी साइंस को पुरानी साइंस मत समझिए, या क्योंकि क्या होता है सर मैम, क्योंकि हम इतने कंफर्टेबल तरीके से होम्योपैथी को देखते आए हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे आज से केवल 40-50 साल पहले वाले,
100 साल पहले वाले नहीं, 40-50 साल पहले वाले, जो हम लोगों को पढ़ाया। हमारी होम्योपैथिक नॉलेज 2006 से लेके 2026 आ जाएगा, तो अभी 17-18 साल की है जो हमारी होम्योपैथिक समझ है। हमने 17-18 साल में जो लोगों को देखा है, तो कितने लोगों को देखा होगा उस समय? 40-50 साल से वो लोग होम्योपैथी कर रहे होंगे। तो उन लोग जो हमें सिखाया आईपीडी में, ओपीडी में, वही हमने देखा। आपको अगर होम्योपैथी देखनी है तो चले जाइए, आप जाइए एनआईएच देख के आइए, वहां समझ में आएगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, आईपीडी क्या होती है, ओपीडी क्या होता है। आपने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज होम्योपैथी में नहीं होती। होम्योपैथी में हर वो चीज है जो एक डॉक्टर को करना चाहिए, केवल दवाई अलग है। हम अपनी लाइकोपोडियम बायोटा का आप पसेट ला देंगे, वो अपनी फार्मेसी देंगे। क्या अलग है? फार्माकोपी यही तो अलग है, और क्या अलग है बताइए? स्टडी में, पढ़ाई में, लिखाई में क्या अलग है? फार्माकोपी अलग है, और कुछ अलग है? जो बेसिक पढ़ाई है सबकी एक जैसी होती है, बेसिक किताबें सबकी एक जैसी है, बेसिक नॉलेज सबका एक जैसा है। तो कभी भी अपने आप को पीछे मत लेके जाइए। इट्स टाइम टू गो अहेड, इट्स टाइम टू कॉन्कर द वर्ल्ड। ठीक है? तो कॉज पे बात आते आते, देखो ये फिलॉसफी का क्लास है, इस क्लास में आप एक जगह बंद के नहीं रह सकते। ठीक है? यही फिलॉसफी है, आपको हर चीज जानना है। निर्धारित है, जी इसलिए जो है ना, सर। आप लोग चीजों के चक्कर में न पड़िए, सत्यम ले बाबू। हमेशा कुछ हाँ। रोज। समझ रहे हो? तो ये है, आपको बेसिकली आपको ये समझना है। तो जिस एफोरिज्म की मैं बात कर रहा था, उस एफोरिज्म को देखते हैं। चलेगा ना? 5-10 मिनट चलेगा, और 5-10 मिनट चलेगा, और जी सर। एनी प्रॉब्लम? यस सर। ओके चलेगा ना, चलेगा। ओके। देखिए, जिस एफोरिज्म की बात मैं कर रहा था वो एफोरिज्म है ये। ध्यान से इस एफोरिज्म को समझिएगा, और आपको समझना है कि जो कारण होता है, वो कारण आपकी बॉडी में क्रिएट कराया जाता है। आपकी बॉडी में बीमारी, और आपकी बॉडी में स्पेशली, जैसे हम और अमरेश जी दोनों लोग बाहर निकले और दोनों लोग बीमार हो गए। एक ही माहौल में थे, एक ही खाना खाया, एक ही पानी पिया, एक ही जगह रहे, एक ही हवा पानी सब लगा, और दोनों लोग एक साथ बीमार हुए। अमरेश जी को डायरिया हो गया और हमको हेडेक हो गया। तो क्यों अमरेश जी को डायरिया हुआ? क्यों हमको भी डायरिया नहीं हुआ? क्यों अमरेश जी को हमको हेडेक हुआ? क्यों अमरेश जी को हेडेक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो कारण था बीमारी का, वो कारण ने हमारे कमजोर पार्ट को पकड़ा। ठीक? वो कमजोर पार्ट क्या था? हमारे हिसाब से वो मेरा स्फीयर ऑफ एक्शन था, और इनके हिसाब से ये इनका स्फीयर ऑफ एक्शन था। क्यों ऐसा था? क्योंकि ये पेट के लिए ससेप्टेबल थे, दैट मीन्स इनकी कमजोरी पेट थी, और मेरी कमजोरी सर था। और हमारी बॉडी ने साथ दिया इनका। तो इनकी बॉडी ने पेट के लिए इनका साथ दिया, और मेरी बॉडी ने हेडेक के लिए साथ दिया। जब तक मेरा बॉडी परमिशन नहीं देता, यहां हेडेक नहीं होता। तो कॉज के साथ आपकी बॉडी की ससेप्टेबिलिटी जुड़ी होती है। ऐसा नहीं होता है कि वो कारण अनायास ही पकड़ लेगा आपको, और ससेप्टेबिलिटी के लिए आपके कर्माज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उस ऑर्गन पे आपके थॉट प्रोसेस उस ऑर्गन को कमजोर कर रहा है। अरे बड़ा कनेक्टेड है भाई। ठीक है? समझ में आया आपको? तो देखिए क्लियरली इस एफोरिज्म में ये बात मेंशन है कि वेरी, देखो इस बात को समझ लेना, इस बात को, कि वेरी लिटिल रिफ्लेक्शन, आपकी बॉडी में थोड़ा सा बदलाव, अगर वो बदलाव बाहर से ना हुआ हो,
लिखा, एंड एट अ वेरी लिटिल रिफ्लेक्शन विल सफिश टू कन्विंस अस दैट नो एक्सटर्नल मैलेडी, आपके शरीर के बाहर कोई भी बीमारी ना बढ़ सकती है, ना आ सकती है, ना बुरी से बुरी कंडीशन में जा सकती है विदाउट सम इंटरनल कॉज। देखो साहब लिखा है विदाउट सम इंटरनल कॉज, ये देखो का बिना कारण के, बिना इंटरनल कॉज के, विदाउट सम इंटरनल कॉज, ना कोई बाहर की बीमारी आपके शरीर में आ सकती है, ना बाहर की बीमारी आपके शरीर में ग्रो कर सकती है, ना बुरी से बुरी कंडीशन में जा सकती है बिना अंदर के कॉज के। दैट मीन्स आपकी ससेप्टेबिलिटी थी तो आपको हेडेक हुआ, आपकी ससेप्टेबिलिटी थी तो आपको डायरिया हुआ। फिर क्या बोलते हैं, विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म। देखो कितनी बड़ी बात बोली है, बिना आपके पूरे शरीर के कॉपरेशन के बिना कोई बीमारी आपको नहीं हो सकती। दैट मीन्स अंदर से साथ दिया। रावण को कौन मारा रे, उसका घर का मारा कि बाहर का मारा? घर का क्या कहावत है, घर का भेदी लंका ढाया है। लंका। तो आपको इतना छोटा सा परेशानी है, आपके अंदर कारण है और उस कारण को खोजना है। अगर एक्यूट है तो एक्साइटिंग कॉज नाम लेके खोजो, अगर क्रॉनिक है तो फंडामेंटल कॉज नाम लेके खोजो। आपको मिलेगा आप ही की बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा था जिसने उसको फ्लरिश किया। तो इज रिस्पॉन्सिबल एट द एंड, एट द एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? एट द एंड me myself is responsible for my good or bad condition. No one responsible in this world. खुद चौड़े को बोलिएगा आई एम रिस्पॉन्सिबल, जिस दिन ये बोलने की हिम्मत आ जाएगी ना उस दिन सब ठीक हो जाएगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल, बोलिए। अरे बाबा रे, हिया नहीं बोल पाओगे जिंदगी में क्या बोलोगे, तेज बोलो। Myself. हु इज रिस्पॉन्सिबल? I am responsible. आई एम रिस्पॉन्सिबल। तेज से बोलो, पता तो चले, और जब बोलोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ? I am. दम है Myself. बोलने का। Me. मी, माई सेल्फ, माइंड, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि ये देखो ना कितना बढ़िया बात लिखा है एफोरिज्म नंबर 189 में। क्या बोला, क्या बोला? विदाउट द कॉपरेशन ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म। और देखो कहते हैं इट कुड नॉट मेक इट अपीयरेंस एट ऑल विदाउट द कंसेंट ऑफ द होल ऑफ द रेस्ट ऑफ द हेल्थ। साफ लिखा है भाई, बोला इट कुड नॉट मेक इट अपीयरेंस एट ऑल, अपना अपीयरेंस तब तक नहीं दिखाएगा जब तक पूरे हेल्थ का कंसेंट नहीं मिलेगा उसे। और कंसेंट छोड़ो, क्या बोलता है, विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द होल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोला बिना पार्टिसिपेशन के नहीं, रावण बिना विभीषण के पार्टिसिपेशन से नहीं मरा भाई, चाहे कितना भी कुकर्मी था वो, हिम्मत नहीं था छुपाएगा उसको। वैसे ही हम नीचे देखो एक लाइन दिखाते हैं, क्या बोला, नो एरप्शन ऑन लिप, इधर छोटा सा दाना भी नहीं होगा। नो विथलो, ये नाखून में थोड़ा सा वो भी नहीं होगा। विदाउट, विदाउट प्रीवियस, या तो आपके पुराने ऐसे कर्म होंगे जो गंदे होंगे, या फिर साइमल्टेनियस अभी आपने कोई कुकर्म किया होगा। इंटरनल 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 इल हेल्थ, दैट मीन्स वो कारण है। अब वो कारण तो दिखेगा नहीं, तो दिखेगा कैसे? हनुमान साहब कहते हैं कारण दिखेगा अगर एक्यूट बीमारी है तो एक्साइटिंग कॉज के फॉर्म में। कहाँ मिलेगा मैं बताऊंगा। अगर बीमारी क्रॉनिक है तो कारण कहाँ दिखेगा, फंडामेंटल कॉज के फॉर्म में। कहाँ दिखेगा मैं बताऊंगा, ठीक है? तो याद रखिएगा
आज की क्लास का क्रस्ट है, स्टेटस पॉइंट है, लिखिए आई एम रिस्पॉन्सिबल, और सीना ठोक के बोलिएगा, कोई कुछ बोले क्या हो गया, सही हुआ आई एम रिस्पॉन्सिबल, गलत हुआ आई एम रिस्पॉन्सिबल। उसी दिन क्योंकि जब आप बोल देंगे ना, रावण बोलता कि अरे मैं जिम्मेदार हूं, चिंता ना कर बेटा, मुझसे गलती हो गई है, भाई कुछ करो, तो भाई मरवाता उसको कभी? तो जब कब हम बोलते हैं, ये कब नहीं बोलते हैं, जब घमंड होता है हमें, जब गर्व होता है हमें, जब प्राइड होता है हमें फर्जी का, तब हम अपनी गलती नहीं मानते। और फिर क्या होता है, शरीर आपको बड़ी बीमारी देगी 201 में, और जब तक नहीं मानोगे ना, तब तक आपको बीमारी देते जाएगा, देते जाएगा, देते जाएगा, देते जाएगा, देते जाएगा। खुजली से शुरू होगा, फिर बात आएगी सोरा पे, साइकोसिस पे, सिफिलिस पे, कहेगा तू सुधरेगा नहीं, चल आजा मेरे पास, आजा, एंड द लाइफ एंड्स। तो ऑर्गेनम बहुत सिस्टमेटिक है। आज इतना ही रखते हैं, अरे 11:30 होने वाला है। थैंक यू सो मच। और सर जबरदस्त जो जबरदस्त वो प्लेटना केस, जबरदस्त। जो प्लेटना केस जो दिए हैं आप, सर सर कोई रूब्रिक, 2 रूब्रिक लिया था सर मैंने, लिबर्टेनिज्म, हाँ, एक्सक्लूसिव टू। एक्सक्लूसिव टू वंडरफुल मतलब क्या, मतलब नहीं, एक्सक्लूसिव टू का मतलब क्या हुआ? हाँ, सही है। रूब्रिक है वो। एक्सक्लूसिव टू एक रूब्रिक है, इसका मतलब हुआ कि हम अच्छा। बस इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बहुत अगर हमको खास है। यहाँ आना है, जैसे मैं अगर एक्सक्लूसिव टू हो जाऊं, सब पैसा देंगे तो भगा देंगे यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब यार उसको वो सोच है कि हमको इससे बाहर निकलना है। नहीं सर, एक्सक्लूसिव टू ये नहीं था, उसके लाइफ के कई फेजेस थे। उसने कहा मुझे इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, इस पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, इस पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, ये मुझे ऐसा मिलता है तो ही मैं पसंद आता है, नहीं तो मैं अकेले रहना पसंद, मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई दोस्त के लायक है कोई नहीं। मैं कुछ खास और विशेष हूँ, ये भावना रहती है। ये 2 होता है सर, कल्केरिया कार्प में है, नेट्रम म्यूज में है, और प्लेटिनम में। ये तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को जब प्लेटिनम पढ़ा रहा था, नेट्रम पढ़ा रहा था, और प्लेटिनम में बताया था मैंने। खास चीजें पसंद ज्यादा होती हैं। एरिया में एरिया में बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोग इस क्लास को समझ पाए होंगे आज का। अरे और यहाँ मस्त पे सर, बहुत जबरदस्त सर, थैंक यू वेरी मच सर। मजा आया सर, थैंक यू सर, प्रणाम बहुत सर, मजा आया सर, थैंक यू। गुड नाइट सर। भैया आज एक ही एक लास्ट एक बार, हु इज रिस्पॉन्सिबल? रिस्पॉन्सिबल, राइट? Thank you so much. Good night to all of you. Bye bye ma'am, bye bye sir. See you in the morning with good evening. Thank you, thank you. गुड नाइट सर। Thank you sir. Thank you ma'am. Thank you sir. Thank you ma'am. Namaste.